5 मिनट इकोनॉमिक्स इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंबेडकर जी के आर्थिक विचारों के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज अंबेडकर जयंती है। सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अभी तक देखा है कि अंबेडकर जी के सामाजिक थॉट क्या है, जातिवाद पे क्या थॉट है, लेकिन कभी भी हमने आर्थिक विचारों के उनके बारे में अध्ययन नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में मैं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके क्या आर्थिक विचार थे और आज अभी भी वर्तमान में भी हम अंबेडकर जी के आर्थिक विचारों को फॉलो कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो अंबेडकर जी के आर्थिक विचार थे उसमें सामाजिक न्याय था, क्योंकि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जब भी बात की है तो एक सामाजिक न्याय की बात की हुई है। साथ ही आर्थिक समानता और विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय से हम आर्थिक विकास की नींव रखी थी। साथ ही साथ आर्थिक समानता के साथ साथ समृद्धि और स्थिरता की बात कही थी। विकास हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब राष्ट्र आर्थिक शक्ति बढ़ाई जाए। जब हम राष्ट्र में आर्थिक शक्ति बढ़ाएंगे तभी हम विकास की ओर को अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही साथ अंबेडकर जी ने अपने बहुत सारे आर्थिक विचार दिए थे, जिनमें से प्रमुख थे कृषि सुधार और भूमि व्यवस्था। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। तो कृषि को कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में उन्होंने अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए थे। अंबेडकर जी ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की बात कही थी। साथ ही साथ किसानों को भूमि का मालिक का हक मिलना चाहिए, ताकि जो भी किसान है वो स्वतंत्र होकर अपनी कृषि को कर सके। साथ ही उन्होंने सहकारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया, जिससे छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कृषि ऋण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया, ताकि किसान साहूकार से मुक्त हो सके। उनके अनुसार हम भारत में कृषि पे तभी सुधार ला सकते हैं जब जमींदारी प्रथा को समाप्त करें, भूमि स्वामित्व को सुनिश्चित करें, सहकारी खेती को बढ़ावा दें। साथ ही साथ ऋण और सिंचाई सुविधाएं हमें किसान को देनी चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर पे या कृषि पे विकास कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने औद्योगिक और श्रमिक कल्याण पे भी बात की थी। आज हम जो कहते हैं कि श्रमिक को 8 घंटे काम करना है, तो ये सारी जो नियम है वो अंबेडकर जी ही लेके आए थे। अंबेडकर जी ने मजदूर वर्ग के अधिकारों और कल्याण के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने श्रम कानून के आधार पर भी काम किया। उनके जो प्रमुख सिद्धांत थे लेबर्स के लिए वो थे 8 घंटे कार्य दिवस होने चाहिए। उन्होंने कारखाना अधिनियम में सुधार की मांग की तथा अधिक समय तक काम करने पे रोक लगाई। उनके अनुसार जो श्रमिक है जो कार्य कर रहे हैं उनको 8 घंटे काम करना चाहिए, ना कि 9-10, क्योंकि अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पूंजीपतियों का सरप्लस होगा। न्यूनतम मजदूरी की बात की थी। न्यूनतम मजदूरी मतलब एटलीस्ट उनको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उनकी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति की जा सके। साथ ही उन्होंने मजदूर को शोषण रोकने के उपाय बताए थे। और मिनिमम वेज एक्ट 1948 में उन्हीं के विचारों का एक परिणाम है। जो आज हमारा मिनिमम जो वेज है वो 500 रुपीज है, कहीं ना कहीं वो उन्हीं की देन है। महिला श्रमिक अधिकारी वो एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने महिला श्रमिक के अधिकार की बात की थी कि जो मैटरनिटी लीव होनी चाहिए वो आना चाहिए। महिलाओं को मेल के अकॉर्डिंग समान वेतन दिया जाना चाहिए। आज जो मैटरनिटी लीव हमें मिलती है तो वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की ही देन है। वहीं साथ में उन्होंने ट्रेड यूनियन अधिकार जैसे मजदूरों का संगठन बनाने हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया। आज जितने भी मजदूरों में यूनियन है संगठन है, कहीं ना कहीं ये सब उन्हीं के ही थॉट है। सामाजिक सुरक्षा की बात की थी उन्होंने। बेरोजगारी भत्ता स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं के बारे में उन्हें वकालत की थी। अगर आज देखें आधुनिक उसमें उनके क्या प्रभाव है, कर्मचारी राज्य बीमा मजदूरी कल्याण कोष जैसी योजनाएं उनके ही विकास से प्रेरित हुई है। साथ ही नया श्रम कोड भी उन्होंने कामगारों की गरिमा के सिद्धांत पे आधारित है। अगर देखें साथ ही उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में एक मौलिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने
द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जब इनकी 1913 में इनका एक शोध ग्रंथ आया था, वहाँ पे उन्होंने मुद्रा स्थिरता, वित्तीय प्रबंधन और केंद्रीय बैंक की आवश्यकताओं पे विस्तार से लेख लिखा था। साथ ही हिल्टन यंग कमीशन 1926 को प्रभावित किया, जिसमें भारत के लिए केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई, क्योंकि उससे पहले हमारा कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। आरबीआई के अधिनियम 1934 के निर्माण में उनके ही विचारों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत मुद्रा नियंत्रण, कृषि ऋण की सुविधा, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, ये सारी बातों को शामिल किया गया था। अब हम सभी जानते हैं कि 1935 में हमारा सेंट्रल बैंक या आरबीआई बन चुका था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रुपए को विनिमय दर को स्थिर रखने और सोने मानक को दूर रखने की बात कही थी। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बात की थी। आज जो हम रुपए से रुपए का विनिमय कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये उन्हीं की ही देन है, क्योंकि सोने से हम वस्तु का सही मापन या मानक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सचेंज के में रुपए को रुपए के साथ रखा था। आरबीआई के ऊपर अम्बेडकर के प्रभाव में किसान को सस्ता ऋण पहुंचाने पर जोर दिया था, सहकारी बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया था और मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केंद्रीय बैंक पे जो उनके मुख्य जो प्रभाव दिखे, वो दिखे थे 1913 में रुपए की समस्या पे उन्होंने प्रकाशन डाला था। 1926 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे उनका योगदान था। साथ ही 1934 जब हमारा आरबीआई बना, उससे 1 साल पहले उन्होंने अधिनियम में अपने विचार बताए थे। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की बात करें तो अंबेडकर जी ने जाति आधारित आर्थिक शोषण को समाप्त करने की बात की थी तथा संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की थी। उनका मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में समान अवसर मिलने पर ही हम दलित और पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप को सशक्त कर सकते हैं। तो वो चाहते थे अगर निम्न कोटि के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है शिक्षा है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, रोजगार करेंगे, तभी उनको समान अवसर मिल पाएंगे। धन की पुनः वितरण पे का समर्थन किया है, जिसमें अमीरों पे अधिक कर लगाने की बात कही गई, वो गरीबों पे के कल्याण पे खर्च करने की बात की। वो कहते थे कि हमारे वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, जो अमीर कमा रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो गरीब कम कमा रहे हैं, उन पे कम टैक्स लगना चाहिए। अगर राजकोषीय नीति और कराधान की बात करें, उन्होंने प्रगतिशील कर प्रणाली की बात का समर्थन किया है, जिसमें अधिक आय वालों पे अधिक कर लगने की बात की। सरकारी खर्च को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पे केंद्रित की सिफारिश दी। कहीं न कहीं अम्बेडकर जी जानते थे वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तभी वो कहते थे कि जो बजट का सबसे बड़ा भाग है, वो आपको एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उन्होंने वकालत की थी। आधुनिक भारत में अंबेडकर जी के आर्थिक विकास विचार को अगर देखें तो जो मनरेगा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, जनधन योजना चलाई जा रही है, जैसी योजनाएं अंबेडकर जी के वित्तीय समावेशन के सिद्धांत पर ही अभी भी आधारित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो, श्रम कानून और उनके श्रमिक अधिकारों के विचारों से प्रेरित है। संविधान के अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति के सेक्शन आर्थिक हित के उनके विचारों की ही देन है। अगर हम पूरे अंबेडकर जी के इकोनॉमिक थॉट का निष्कर्ष निकाले तो हम देखेंगे कि आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा उन्होंने। उनके विचार आज भी गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास, जो अभी भी हमारे उसमें योजना का मेन मोटिव है कि कैसे हम समावेशी वेशित विकास को कर सकते हैं, उनके बारे में अभी भी काम चल रहा है। यदि भारत को एक न्यायपूर्ण और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है तो अंबेडकर जी के आर्थिक सिद्धांत को लागू करना अभी बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक एंड कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।